नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं इस समय गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश के बारे में आप सब जानते हैं, उस आंदोलन के बारे में जानते हैं ऊना में, जिसको इन्होंने लीड किया और पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। और आज जबकि दलितों पर अत्याचार का मसला राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना हुआ है, यहाँ पर जिग्नेश आए हैं। एक ट्रिब्यूनल में यहाँ पे जो जन सुनवाई हो रही है शैक्षिक जगत पर हमले को लेकर, उसमें शामिल होने आए थे। हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। आप ये बताइए, लगातार भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये गलत है कि हमसे ज़्यादा तो किसी ने दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं और हमें बदनाम किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस समय जो 2 तारीख को जिस तरह से आक्रोश दिखा, क्या आपको लगता है वो बिल्कुल स्वाभाविक था या जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके पीछे कोई डिज़ाइन है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात 2 अप्रैल के बंद को लेकर ये है कि किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या कोई एक पर्टिकुलर नेता का ये कॉल नहीं रहा और एक तरह से ये कॉल का कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड वे में वो ये कॉल पूरे देश में आगे बढ़ा। तो जिस प्रकार से दलित स्वयंभूत बाहर आए, उसके पीछे का जो आक्रोश है, उसके पीछे का जो गुस्सा है, उसकी अहम वजह ये है कि ये फीलिंग डिनाइल ऑफ जस्टिस की कि साले इस देश में हमारे लिए न्याय नहीं है, ये फीलिंग बहुत ही एक्यूमुलेट हुई है और उसी के चलते दलित बहुत ही आहत है, आक्रोशित है, आंदोलित है और वही उनको सड़कों पर लेकर आया है। इनफैक्ट ऊना के वक्त पे देखें तो ऊना के एजिटेशन हो या भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण वगैरह ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया सहारनपुर के वक्त दिल्ली में, तो उन सारे मामलों में भी चंद्रशेखर या मुझे देखकर जनता नहीं आ रही थी, उनको आना ही था। तो वो क्यों आना था? तो ये जो पिछले 4 सालों के दौरान एक कल्चरल ऑनस्लोट भी दलितों के ऊपर बढ़ा है, मुसलमानों के ऊपर बढ़ा है और एक तरह से ये जो संविधान विरोधी ब्राह्मणिकल माइंडसेट से ऑपरेट करने वाली भाजपा न केवल एट्रोसिटी के कानून को ख़त्म करेंगी, रिजर्वेशंस की पॉलिसी को भी ख़त्म करेगी और उसी के ऊपर संविधान को ख़त्म करेगी, ये कहीं ना कहीं दलित सेंस करने लगा है। नहीं, लेकिन सरकार कह रही है ना, हमारे पैमाने में वो बाहर आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि ना हम आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, ना हमने ये दलित एट्रोसिटी एक्ट पे खुद किया, वो तो कोर्ट ने किया और सबसे ज़्यादा हमारे सांसद हैं और हमारे विधायक हैं। बीजेपी का ये कहना है। आप इस नैरेटिव को फैक्चुअली कैसे आप गलत कह सकते हैं? देखिए, ऊना के विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला। भीम आर्मी के हमारे साथी चंद्रशेखर रावण को कंप्लीटली फ्रिवलस मामले में अंदर करके रखा है। आज उसे अनशन का 6ठा दिन है, उसकी जान पे खतरा है। सहारनपुर के मामले भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। ऊना के विक्टिम्स को गुजरात की सीएम ने वहाँ जाकर, उनके गांव जाकर जो प्रॉमिस दिए थे, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। असेंबली में मेरे सवाल की रिस्पॉन्स में ऐसा कहा, अच्छा हमने ऐसा प्रॉमिस दिया था? ऐसा तो कोई प्रॉमिस हमने दिया हो, ऐसी कोई बात रिकॉर्ड पे है ही नहीं। तो कुल मिलाकर पिछले 4 सालों के दौरान दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न की वारदातें बढ़ी है और उन सारे मामले में इस केंद्र की सरकार का कोई स्टैंड नहीं है, बल्कि एंटी दलित जो स्टैंड है वो तो बहुत एपरेंट और बहुत ही एविडेंट है। जिग्नेश, और उनके बीजेपी के कैंप में कुछ विधायक ज़्यादा है, इससे ये हकीकत बदलती नहीं है कि आरएसएस, जिसमें से भाजपा का जन्म हुआ है, एक ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन तो आठवले, उदित राज और पासवान ऐसे कुछ लोग उस शत्रु कैंप में जाकर बैठे, उससे दलितों के ऊपर मरहम नहीं लगेगा। इनफैक्ट रामनाथ कोविंद वाला जो कार्ड खेला था वो भी क्यों क्लिक नहीं हुआ? इसी सारी घटनाओं के चलते ही आप एक प्रकार का सिंबोलिज्म और प्रतीकों के चलते मान के चलिए, प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाते हैं, ठीक है, या कोई बड़ा फ्लाईओवर खड़ा करते हैं या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा करते हैं और उसको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर नाम दे दे, तो उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है? जाति के नाम पे हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आज भी अनटचेबिलिटी सैकड़ों स्वरूपों में प्रिवेलेंट है। ये सवालों को रिजोल्व नहीं करेंगे तो वो सिम्बोलिज्म में अब दलित एंटेंगल होने वाले नहीं है। नहीं जिग्नेश, एक चीज़ कही जाती है कि जो जिन लोगों का आपने नाम लिया या तमाम जो ऐसे वो हैं, वो थोड़ा सा समझौते की भाषा बोलते हैं, थोड़ा स्टेट पूरे समझौते, लेकिन आपकी भाषा को लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि आप बहुत मतलब उनकी इज्जत नहीं करते हैं और बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। क्यों, क्या है? क्योंकि हमें बहुत जेन्युइनली हमारा आत्मा मोदी जी की इज्जत करना नहीं चाहता। वो प्रधानमंत्री का जो पद है उसको ही हम इज्जत करते हैं। उसके ऊपर ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम का कैरेक्टर बैठा है, उसको लेकर वो इज्जत वाला फीलिंग नहीं आता। 22 साल हमने गुजरात में उनको जो कम्युनल गंदगी फैलाते हुए देखा है, उससे हम बहुत ज़्यादा उब चुके हैं। गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो 22 साल में उनको सबसे ज़्यादा करीबी किसी ने देखा तो हम लोगों ने देखा है। एक किताब भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग सफाई करते हैं वो कुछ दैवी उनको वो होता है। क्या वो उनकी मतलब कुर्ते तो अच्छे पहनते हैं और विदेशों में भी घूमते हैं, अदानी जी के बगल में बैठते हैं,
गोदी में भी बैठते हैं और उनके चॉपर्स में उड़ते हैं, लेकिन जो मानसिकता है, मेंटालिटी, सुभाष घताड़ी जी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसका हेडिंग उनको बहुत सूट करता है कि जुबां पे अम्बेडकर और दिल में मनु, यही मनुस्मृति वाले मूल्यों में वो मानते हैं। तो 2009 में कर्मयोगी नाम की उनकी किताब पब्लिश हुई थी और उसमें कहा था कि सफाई कर्मी हमें नहीं लग रहा है, उनका कहना था कि सफाई कर्मी हमें नहीं लग रहा है, इतने सालों से, सदियों से ऐसे ही ये काम करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। तो हमारा उनसे ये कहना है बड़ी विनम्रता के साथ, वैसे हम बड़ी विनम्रता से उनसे पेश नहीं आना चाहते, इस बार पेश आता है कि आप एक बार आइए, गटर में उतरिए, तब आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिकता का सुख क्या होता है। तो उनकी मानसिकता कंप्लीटली कास्टिस्ट है, कम्युनल है, फासिस्ट है। जिग्नेश, लेकिन जैसे बीएसपी है या तमाम हिंदी फिल्म का उनके ऊपर बहुत शूट करता है, वो भी मेरे मुंह से तो बहुत ज़्यादा, कि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, ये कह रहे हैं क्योंकि दलित आंदोलनकारियों को लगता है कि सिर्फ आप प्रतीकों से उनके मसले हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिग्नेश, एक आखिरी सवाल एक तरह से मैं बढ़ रहा हूँ कि तमाम आंदोलन या दलित मूवमेंट जो हुए इस देश में, बीएसपी खास तौर पर एक बड़ी सफल पार्टी जहाँ तक भी हो पाई, क्या प्रॉब्लम है कि हल नहीं हो पा रही चीज़ें और फिर कुछ जिग्नेश आ जाते हैं सामने और ऐसा लगता है कि अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है? क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी दलित लीडरशिप और मूवमेंट? देखिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जो दलित समाज की है, वो कहीं ना कहीं विफल गई है और दलित मास जो चंद्रशेखर रावण के समर्थन में खड़ा है या मुझे लाइक कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि हमारे ऊपर ज़्यादा यकीन है, उनको भरोसा है। दूसरी बात कि पिछले कुछ सालों के दौरान इतना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दलितों का हुआ, बावजूद उसके जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये जो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पाए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक राष्ट्र के तौर पे भी हम सभी के फेल्योर है। हम ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था दलितों की समस्या है, नहीं, ये भारतवर्ष की समस्या है। तो ये रियलाइजेशन एज ए नेशन अभी हम लोगों को नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, इसके चलते ये हमको शर्म भी नहीं आ रही कि हम बहुत ही कास्ट रिडन सोसाइटी है। जब ये शर्म ही नहीं आ रही तो जाति के कीड़े को खत्म करने की कोई ब्लूप्रिंट भी हम लोग तैयार नहीं करते। जाति, लेकिन जो लोग जाति प्रथा से पीड़ित हैं, देखा गया है कि जाति के विनाश को लेकर उनके पास भी कोई एजेंडा नहीं है, बात भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दलित मूवमेंट की वीकनेस रही है। हमारे पास दलित आंदोलन के ज़्यादातर लोगों के पास एक कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट नहीं है कि जाति निर्मूलन कैसे हो, और उस दिशा में सोचने के बजाय कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर बैठते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक एनाइलेशन ऑफ कास्ट कैसे हो, उसके कुछ बिंदु हम लोगों को बैठकर रेखांकित करने चाहिए। कुछ है आपके पास ब्लूप्रिंट? जिसमें ब्लूप्रिंट तो अब तक कोई नहीं दे पाया, ब्लूप्रिंट की तलाश में है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे जो रेखांकित करना चाहेंगे। एक तो गाँव में बसता है ज़्यादातर दलित तबका, और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार वर्किंग क्लास का वल्नरेबल दलित ही बनता है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि वर्ग और जाति दोनों के सामने आपको संघर्ष करना पड़ेगा, एक। दूसरा, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई के साथ साथ आपके इकोनॉमिक इश्यूज भी जमकर उठाने पड़ेंगे, दो। तीसरा, ये पूंजीवादी व्यवस्था, चाहे मैं इलेक्टोरली एक सीट को क्रैक कर पाया, लेकिन उसका ग्रामर बहुत फ्रेंकली कहे तो हम जैसे लोगों को सूट नहीं करता है। ठीक है, तो चुनावी राजनीति के चक्कर में हम लोग पूरा खो जाए, ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। फिर कास्ट बेस्ड क्लस्टर्स जो गाँव में है वो टूटे, और उसके तोड़ने के बाद ऐसी कॉलोनीज बने जहाँ सारे जाति और धर्म के वो लोग जिनके शरीर के ऊपर शेल्टर नहीं, वो एक साथ बसे। ऐसी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ बननी चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए, और समाज में प्रगतिशील मूवमेंट्स होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हम लोग करें तो डेफिनेटली उस दिशा में आगे कदम बढ़ पाएंगे। जिग्नेश की बात पे मुझे रैदास की वो लाइनें याद आ रही हैं कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। यानी एक ऐसी कसौटी कि अगर जाति है तो आप मनुष्य नहीं हो सकते। और इस देश में समस्या यही है कि हर जितने भी राजनीतिक हमारे सामने जो परिदृश्य पूरा दिखता है, जिस तरह के राजनीतिक संगठन है, आंदोलन है, जाति को तोड़ना उनका कोई एजेंडा नहीं है। और जब तक जाति रहेगी, दलितों को पूरी तरह से सम्मान नहीं मिलेगा, और जो अपने को सवर्ण कहते हैं वो मनुष्य नहीं बन पाएंगे। लड़ाई आर्थिक भी है, जैसा जिग्नेश ने कहा,
आर्थिक समस्याएं और जाति की समस्याएं यानी वर्ग और वर्ण दोनों की लड़ाई को सम्मिलित करते हुए एक नई रेखा खींचने की ज़रूरत है, जो शायद इस देश के दलित आंदोलन को भी नई शक्ल देगा, इस देश के जनवादी आंदोलन को भी शक्ल देगा नई, और शायद इस देश को नई शक्ल देगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नई बातचीत के साथ। नमस्कार।